साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको मालूम है कि 16 जनवरी को भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का ऐलान और घोषणा कर दी थी। उसके बाद में 23 जनवरी 2025 को एक लेटर निकला है। और लेटर कहां से निकला है? भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रेक्षण विभाग से। और यह लेटर दिया गया है जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, जो जेसीएम, उनके सचिव हैं मिश्रा जी, और उनको ये लेटर दिया गया है। लेटर में क्या कहा है मंत्रालय की तरफ से? महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। 8वीं सीपीसी के संतरम की शर्तों को अब अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए अनुरोध है कि इस संबंध में कर्मचारी पक्ष के सुझाव कृपया जल्द से जल्द नीचे हस्ताक्षर कर्ता को भेजे जाएं। तो ये लिखा गया है भारत सरकार के मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़ा संगठन जेसीएम को, और मंत्रालय की तरफ से उनसे सुझाव मांगा गया है। अब यहां पर कई चीजें सामने आ रही हैं कि या तो आयोग गठित कर देना चाहिए कि उनका अध्यक्ष कौन है, उनके मेंबर कौन है। तो जेसीएम अब क्या बात रखेगा उनके सामने, कर्मचारियों के क्या सुझाव हैं, तो वो सुझाव तो वो आयोग के सामने रखेंगे। पे के हैं, पेंशन के हैं, ओल्ड पेंशन के हैं, कुछ जो भी है कर्मचारियों का स्टेटस की बात है। तो अभी उनसे सुझाव मांगे गए हैं केंद्रीय कर्मचारी के सबसे बड़े संगठन से। आपको अगर याद हो कि जो अभी जो ओल्ड पेंशन थी, एनपीएस था, उसको ओपीएस में लेके जेसीएम की मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री के साथ में, और उसके बाद में नई पेंशन की घोषणा हुई थी। बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन है दूसरे, उन्होंने वो उससे का विरोध भी किया था। तो यहां मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मंत्रालय ने ये चिट्ठी कहां कहां लिखी है, किन किन संगठनों को लिखी है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं जेसीएम जो है वो सीधे वित्त मंत्रालय के अंडर आती है। जैसे कि हमारी 5 संगठन है, ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, वो सीधे रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं। उसमें 30 लाख पूर्व सैनिक, जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, उनकी कोई कमेटी नहीं है और न ही बनेगी, क्योंकि उनके नियम ही इस प्रकार से हैं। तो ये लेटर जो है ये क्या सभी संगठनों के पास में गया है, सभी मंत्रालयों के पास में गया है? क्योंकि अलग अलग वर्ग के कर्मचारी हैं, अलग अलग उनका स्टेटस है, अलग अलग मंत्रालय से वो ताल्लुक रखते हैं। तो क्या सभी मंत्रालयों में इस तरह का लेटर दिया गया? या कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार को अब अनुभव भी हो गया है 10 साल सरकार चलाने का, क्योंकि 2016 में उनका पहला पे कमीशन आया था। अब की बार जो पे कमीशन है, इस पूरे पे कमीशन को अपने अंडर तो नहीं रखने चाह रहे, अपने हिसाब से तो नहीं बनाना चाह रहे कि पहले से ही सुझाव मांग लो, पहले से इन सुझाव को काट भी मिल जाएगी, समय भी मिल जाएगा, आयोग के सामने ना पूछने पाए वो सुझाव जो भी कर्मचारी वर्ग के हैं वो। अब ये जो सुझाव मांगे गए हैं, या क्या इसके लिए कोई अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी, क्या उस अध्यक्ष के लिए सुझाव मांगे गए हैं कि बताओ कौन अध्यक्ष बनाना चाहिए इसके लिए? जहां तक हम समझते हैं इसमें कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का ही पैनल बने तभी कुछ बात है। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लेटर संगठनों को कार्मिक विभाग ने किस कारण से दिया। अब जो संगठन है वो अपनी बात को पहले ही रख देंगे कार्मिक विभाग के सामने कि कर्मचारियों के सुझाव ये हैं, कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर ये हैं, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ये है, न्यूनतम वेतन ये है। मतलब अपनी तरफ से कि भाई जो न्यूनतम पेंशन है वो जो आज 9,000 है वो 35,000 हो जानी चाहिए,
न्यूनतम वेतन जो 18,000 है वो 51,000 हो जाना चाहिए। अगर यही सुझाव हैं और फिर आयोग बनेगा, आयोग के सामने क्या सुझाव होंगे? कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं से कि कंट्रोल करने की कोशिश हो, क्योंकि आप सबने पता है कि जितनी भी कैची चलती है वो कर्मचारी वर्ग पे ही चलती है। पूंजीवाद पे कभी कैची चलती ही नहीं। उनके तो बड़े से बड़े लोन भी माफ किए जाते हैं बट्टा खाता में डाल के। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वैसे तो संगठन हजारों की तादाद में है पूरे देश में, जो भी भारत सरकार से भाई पास हैं या राज्य सरकार में जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन तो राज्य सरकारों में भी, अलग अलग राज्य सरकारों में भी वो रजिस्टर्ड है। क्योंकि जब वो नौकरी कर रहे थे उसके बाद में अपने राज्य में आ गए, अपने गांव में आ गए। अब जैसे पूर्व सैनिकों के भी हजारों संगठन हैं, अब वो सभी के सभी राज्यों में ही रजिस्टर्ड हैं। तो हैं तो वो भारत सरकार के नियम कानून संविधान के अंदर ही। अब उनसे सुझाव कब मांगेंगे भारत सरकार? तो मौका सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई संगठन उत्तराखंड में काम कर रहा हो, चाहे कोई केरला में काम कर रहा हो, हैं तो वो संविधान के दायरे में ही। पर यहां पर ये देखने में आ रहा है कि जो बड़े संगठन हैं या जो थोड़ा बहुत सरकार का फेवर करते हैं, उन्हीं को मौका देते हुए लग रहे हैं। मेरे को तो इस पूरी प्रक्रिया से यही लग रहा है। जैसे भाई वित्त मंत्रालय में भी 2-3 संगठन रजिस्टर्ड है केंद्रीय कर्मचारियों के, रक्षा मंत्रालय में भी इस तरह से ही रजिस्टर्ड है, कोयल मंत्रालय में भी इसी तरह से रजिस्टर्ड है। तो जो पे कमीशन, जो कमीशन आयोग बनेगा, उसके सामने क्या सिर्फ यही संगठन अपनी बातें रख सकते हैं क्या? जो छोटे कर्मचारी हैं, मान लो जैसे रेलवे के हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं, उनकी भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, उनकी पे पेंशन कम है, तो वो अपनी क्या बात नहीं रख सकते? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, फिर सी ग्रुप के, फिर बी ग्रुप के। तो समानता का तो सबको अधिकार है ही। जब जो डी ग्रुप का कर्मचारी है, उस डी ग्रुप के कर्मचारी जो काम करता है, क्या वो ए ग्रुप का अधिकारी काम कर सकता है? या ए ग्रुप का जो काम करता है अधिकारी, क्या वो डी ग्रुप का कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। दोनों की पढ़ाई लिखाई, काम, तजुर्बा बहुत अलग अलग है। तो वो जो डी ग्रुप का है, उसको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं अपने जीवन के अंदर, जीवन स्तर के अंदर, तो वो तो वही रखे ना, वही संगठन रखे डी ग्रुप का। पर यहां पे हो रहा उल्टा है। डी ग्रुप की जो मांग है, जो समानता है, वो ए ग्रुप के रख रहे हैं और ए ग्रुप के अपने भी रख रहे हैं। अब सरकार उसमें क्या करती है? डी ग्रुप का तो कोई प्रेजेंटेशन गया नहीं और ए ग्रुप उनके प्रेजेंटेशन को लेके गए हैं। सरकार उनसे थोड़ा बहुत सौदाबाजी कर लेती है, देखो ए ग्रुप वालों को हम ये दे देंगे, पर तुम ये डी ग्रुप की ये मांगे काट दो, इनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दो, जैसे 7 पे कमीशन में था, और अधिकारियों का 2.81 कर देते हैं। ये 7 पे कमीशन में हो चुका है। तो मेरा तो इतना ही है कि भारत सरकार से कि जब बाबा भीमराव के अंबेडकर के संविधान ने सबको समानता, न्याय का मौका दिया है, तो आप क्यों छीन रहे हो उनसे? बोलने की आजादी दी है तो क्यों उनसे छीन रहे हो? उनको भी आयोग के सामने पेश होने दो, डी ग्रुप वालों को भी, सी ग्रुप वालों को भी, बी ग्रुप वालों की। सब अलग अलग है। जब ग्रुप ही अलग अलग है तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी। नहीं तो एक ही क्यों नहीं बना देते सबको, डी से लेके ए तक एक ही ग्रुप बना दो फर्स्ट क्लास का। अगर ऐसे ही है तो फिर अलग अलग वेतन क्यों है? सबका एक ही वेतन कर दो। तो मैं इस लेटर को अभी तक जितना समझ सका, मैं अपने विचार से, आप लोगों ने क्या समझा आप कमेंट करके बताना। जय हिंद।